जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न टुगेदर पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो है पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। इन सभी विषयों के बारे में जो है आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। साथियों, यकीन मानिए यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, इस क्लास के बाद आपका कॉन्फिडेंस इस तरीक़ा से बढ़ने वाला है, इस तरीक़ा से बढ़ने वाला है, यानी लगातार जो है आपका कॉन्फिडेंस ऊपर ही होने वाला है। साथियों, इस क्लास में हम लोग राष्ट्रपति के विषय में जितनी भी जानकारी संभव है वो जो है सारी की सारी जानकारी सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति जो है वीटो शक्ति का प्रयोग किस तरीक़ा से करते हैं, कौन कौन से वीटो पावर का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश कब लगाते हैं, अध्यादेश का मतलब क्या है, राष्ट्रपति कितने प्रकार से दोषियों को क्षमा करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। इन सभी विषयों के बारे में जो हम लोग जानने वाले हैं। तो आप इस क्लास से जो है लास्ट तक जो है जुड़े रहें, यानी आप इस क्लास से जुड़े रहें। साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप यह जान लें कि आपको इस चैनल पर क्या क्या चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। तो साथियों, इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी आपको जो है जो एग्ज़ाम में चीज़ें पूछ रही है, जो परीक्षा वाला पूछता है वही चीज़ें जो है आपको यहाँ पर कराई जाएगी। आपको टू द पॉइंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, टू द पॉइंट चीज़ें ही पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, और प्रत्येक क्वेश्चन का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में आपके लिए क्लास के आधार पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और क्लास के लास्ट 5 मिनट्स में आपको जो है क्लास में जितनी भी चीज़ें कवर की जाएगी उस सारी चीज़ों का जो है रैपिड रिवीजन किया जाएगा। तो आइए आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति ये प्रथम नागरिक होते हैं, यानी देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद होता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक पद जो है संवैधानिक पद है? तो राष्ट्रपति का पद जो है संवैधानिक पद होता है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, चाहे वो इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है या इंडियन एयरफोर्स है। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो हम लोग भारत के राष्ट्रपति के संबंधित जितने भी सारे अनुच्छेद हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद में सबसे पहले आता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे और यह देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। साथियों, ध्यान देना है, यहाँ पर संवैधानिक प्रधान का जिक्र किया गया है, यानी संवैधानिक पद की बात की गई है। ये क्या होते हैं? संवैधानिक प्रधान होते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि देश का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो देश का वास्तविक प्रधान पीएम होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? तो संवैधानिक प्रधान जो है ये राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, यानी भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होते हैं। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि भारत में कोई भी काम होगा तो वह राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न होता है। यह जो है इस लाइन का अर्थ है। नहीं, यानी भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 53 में की गई है। और अनुच्छेद 52 में किसकी चर्चा की गई है? तो राष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है कि
राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? क्या हम और आप राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, हम और आप राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। यानी जिस निर्वाचन में भारत की आम जनता भाग लेती है, यानी जिसमें आम जनता की भागीदारी होती है, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जिसमें नहीं होती है उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेते हैं, भारत की जनता की भागीदारी नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो वही है कि जब हम लोग भाग नहीं लेते हैं तो कौन कौन भाग लेते हैं, इसकी चर्चा जो है वो 54 में की गई है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। लेकिन 17वां संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया 17वां संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और 17वां संविधान 70 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें यह कहा गया कि दिल्ली और पुडुचेरी क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है साथियों, अक्सर परीक्षा वाला यह पूछ लेता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं। तो 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य ही अनुमोदक होते हैं। अब हमने अनुच्छेद 54 में जान लिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। अब हम यह जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होती है, किस प्रक्रिया के द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, राष्ट्रपति को चुना जाता है। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 55 में की गई है। यानी भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया से होता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 55 में की गई है कि आखिर राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट, अब देखिए हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया है। अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया है कि उनका निर्वाचन किस तरीक़ा से होता है, उनकी प्रक्रिया क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि भाई राष्ट्रपति को चुन तो लिए, अब राष्ट्रपति कितने वर्षों तक काम करेंगे उसकी विषय में चर्चा उसकी विषय में जानकारी हमें कौन देता है? तो अनुच्छेद जो है 56 देता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति 5 वर्षों के बाद अपने पद से हट जाएंगे? तो नहीं, जब तक राष्ट्रपति पद का कोई दूसरा उम्मीदवार जो है पद ग्रहण नहीं करता है तब तक राष्ट्रपति जो है पद समाप्ति के बाद भी अपने पद पर बने रह सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रपति अपने पद पर समाप्ति के बाद भी अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि कोई दूसरा जीता हुआ उम्मीदवार पद जो है ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब है कि राष्ट्रपति का आपने चुनाव भी कर लिया है कि आपने किस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव कर लेंगे। लेकिन अगर चुनाव के दौरान कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा करने का शक्ति जो है किसमें है? तो उस चुनाव में जो विवाद होगा उसका निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। और इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 से मिलता है। साथियों, यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा जो है किस अनुच्छेद उस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 71 में जो है इसकी जानकारी मिलती है कि कोई भी विवाद हो उसका निपटारा कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 57 में यह कहा गया है
कि भारत में एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। एक बार बन जाए, 2 बार बन सकता है, 3 बार बन सकता है, 4 बार बन सकता है, कितने बार भी जो है राष्ट्रपति बन सकता है। उदाहरण स्वरूप आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं या चुने गए हैं। यानी कितने भी बार आप बन सकते हैं। नेक्स्ट, साथियों, आपने राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया है। आपने यह जान लिया कि राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होता है। अब यह जानिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यानी राष्ट्रपति बनने की योग्यता की चर्चा अनुच्छेद 58 में की गई है, और अनुच्छेद 57 में इससे पहले जो हम पढ़े उसमें यह चर्चा की गई है कि एक व्यक्ति कितने बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो 58 में किसकी चर्चा की गई है? तो 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं के विषय में जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली योग्यता यह होनी चाहिए कि वह भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए, और लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, और चुनाव के समय लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। यह इसकी जानकारी जो है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें अनुच्छेद 58 के तहत मिलता है। नेक्स्ट है, अब अनुच्छेद 58 में हमने राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में जान लिया था। अब हम अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के शर्तों के विषय में जानेंगे कि क्या क्या जो है राष्ट्रपति पद के शर्त हैं। तो राष्ट्रपति पद के कुछ शर्त होते हैं, जैसे आप संसद के द्वारा जो निर्धारित वेतन है आपको वही जो है लेना पड़ेगा। यानी संसद के द्वारा निर्धारित वेतन ही आपको लेना पड़ेगा, और आपको जो है राष्ट्रपति भवन में ही रहना पड़ेगा। आपको जो है राष्ट्रपति भवन में ही रहना पड़ेगा। ये सब जो है राष्ट्रपति पद की शर्त हैं, और इसके विषय में जानकारी जो है किस में मिलती है? तो अनुच्छेद 59 में जो इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 60 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो परीक्षा वाला अक्सर यह प्रश्न पूछ लेता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हाल ही में जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने हैं, तो उनको शपथ जो है कौन दिलाए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने दिलाया था। अब आता है कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(2) का 4 यानी 124 में किया गया है। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साथियों ये महाभियोग। महाभियोग की चर्चा किस में की गई है? तो अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग की चर्चा की गई है। यानी अब आप देख रहे हैं 60 में जो है आपने राष्ट्रपति को शपथ दिला दिया है, यानी आपने उनको पद पर बैठा लिया है। अब उनको पद से हटाने का क्या क्या तरीका है वो उसके बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का एकमात्र आधार है, वह क्या है कि संविधान का अतिक्रमण। यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान की अतिक्रमण करते हैं तभी उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। साथियों याद रहे, अभी तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है, यानी महाभियोग नहीं लगाया गया है। यानी महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले ही हटाया जा सकता है। यानी जो राष्ट्रपति के कार्यकाल होते हैं 5 वर्ष, उनसे पहले भी महाभियोग के द्वारा आप हटा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व ही आपको राष्ट्रपति को सूचना देना जरूरी है। महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होने पर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है। साथियों परीक्षा वाला अक्सर यह प्रश्न पूछ लेता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट है, महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, तो महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग के प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। साथियों यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है।
महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते ही हैं, बल्कि मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, यानी महाभियोग हटाना है, राष्ट्रपति को यदि हटाना है तो मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे और निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पद रिक्ति के विषय में जानकारी। तो यह जो है यानी किन किन स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, वो हर संभव स्थिति को जो है इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दें तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, और उनकी जो है मृत्यु हो जाए तो इनका पद रिक्त हो जाएगा, और इन पर जब महाभियोग लगा देंगे तो इनका पद रिक्त हो जाएगा। तो इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 62 से मिलती है। राष्ट्रपति के पद रिक्ति होने की विषय में जानकारी अनुच्छेद 62 से मिलती है। और यह भी इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद रिक्ति होने पर 6 माह के भीतर जो है चुनाव होना आवश्यक है। साथियों, यह सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कितने माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है, तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। तो किन किन स्थिति में राष्ट्रपति के पद रिक्त हो सकते हैं, तो जब वह अपना त्यागपत्र दे दें, त्यागपत्र ये किन्हें देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाए, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति के पद रिक्ति हो जाते हैं, और उस स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत किया जाता है। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाता है, अभी आपने जाना अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं। इस पर कंडीशन है कि 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देना ही होगा, और जब आप महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र दे देंगे, तो उनकी पद क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति दी गई है। यानी अगर कोई दोषी है तो दोषी को क्षमा करने की शक्ति भी जो है राष्ट्रपति को दी गई है, और राष्ट्रपति निम्न 5 तरीकों से जो है दोषियों को क्षमा कर सकते हैं। पहला है क्षमा करना, दूसरा है प्रविलंबन, तीसरा है परिहार, चौथा लघुकरण, और 5वां है विराम। यानी सीधा प्रश्न यह पूछ सकता है कितने तरह से दोषियों को या क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है, तो 5 तरह से कर सकते हैं। वो कौन कौन है, आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पहला है क्षमा। क्षमा में राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो जब राष्ट्रपति बिना किसी शर्त के किसी दोषी व्यक्ति को पूर्णतः माफ़ कर देते हैं तो उसे ही क्षमा कहा जाता है। यानी कोई शर्त नहीं है, राष्ट्रपति के नज़र में यदि लगता है यह व्यक्ति निर्दोष है या फिर इसने जो गुनाह किया है वो, यानी इसने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा को माफ़ किया जा सकता है, यानी उसे माफ़ किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति बिना किसी शर्त के उस व्यक्ति को जो है पूर्णतः माफ़ कर देते हैं, उसे ही क्षमा कहते हैं। दूसरा है प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या होता है, प्रविलंबन में राष्ट्रपति कुछ समय के लिए सजा को टालना ही क्या कहलाता है, प्रविलंबन कहलाता है। यानी इसमें राष्ट्रपति सजा देने में थोड़ा विलंब करते हैं, यानी सजा को देने में कुछ टाल मटोल करते हैं, यानी टालते हैं, विलंब करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रविलंबन कहते हैं। तीसरा है परिहार। तो परिहार में राष्ट्रपति के द्वारा किस तरीक़ा से दोषियों को कुछ जो है छूट दी जाती है वो जानने का प्रयास करेंगे। तो जब राष्ट्रपति दोषी की सज़ा की मात्रा को कम कर देता है तो उसे ही परिहार कहते हैं। जैसे यदि किसी दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने 10 वर्ष की सज़ा दी है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि इसकी मात्रा में जो है राष्ट्रपति कमी कर सकते हैं, यानी 10 साल की सज़ा को जो है ये 5 साल में रूपांतरित जो है करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, वो परिहार के अंतर्गत वो करते हैं। लघुकरण। लघुकरण के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी दोषी की सजा की प्रकृति में बदलाव करते हैं, यानी जैसे किसी को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी है या मृत्युदंड की सज़ा दे दी है तो राष्ट्रपति उस मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। यानी आप उसकी प्रकृति में, जैसे मृत्युदंड के स्थान पर आप आजीवन कारावास में बदल सकते हैं राष्ट्रपति, वो लघुकरण के अंतर्गत करते हैं। विराम के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ विशेष स्थिति में, जैसे गर्भवती महिला है तो उस स्थिति में सजा पर रोक लगा देते हैं। विराम करना मीन्स क्या, रोक लगा देना। तो उस स्थिति में रोक लगा देना ही राष्ट्रपति रोक लगा देते हैं
सजा पर रोक लगा देते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा, और वह जो है विराम के अंतर्गत राष्ट्रपति रोक लगाते हैं। नेक्स्ट साथियों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 111 111। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये वीटो पावर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा वाला जो है वीटो से क्वेश्चन पूछ लिया करता है। राष्ट्रपति 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग करते हैं, वो कौन कौन है? अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। वीटो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वीटो जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ रोकना होता है। अब हम लोग एक एक कर जो है वीटो पावर को देखने का प्रयत्न करते हैं कि वीटो पावर आखिर है क्या। साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि यह मान लेते हैं यह क्या है हमारा? यह संसद है। यह क्या है? संसद है। और यह जो होता है यह लोकसभा होता है, यह लोकसभा होता है, यह राज्यसभा होता है, और ये जो होते हैं ये प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? संसद के अभिन्न अंग होते हैं। कोई भी बिल जो है अगर ये राज्यसभा से पारित हो जाता है तो यह बिल जो है राज्यसभा के बाद लोकसभा में यदि कोई बिल पारित हो जाता है, कोई विधेयक पारित हो जाता है तो यह विधेयक फिर राज्यसभा में जाता है। यदि राज्यसभा से भी यह विधेयक पारित हो जाता है तो वह विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब तक इस पर साइन नहीं करते हैं, जब तक इस पर जो है साइन नहीं करते हैं, सिग्नेचर नहीं करते हैं, तब तक यह विधेयक कानून नहीं बनता है। तो आइए हम देखते हैं राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग किस तरीक़ा से करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास जो है गए हैं, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति यदि उस विधेयक पर अपना अनुमति नहीं देता है तो समझ लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया है। और कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए जब लौटा देते हैं तो समझ लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का उपयोग किया है। और जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया और उस विधेयक पर राष्ट्रपति ने ना तो अनुमति दी और ना ही उसे पुनर्विचार के लौटाया, यानी अनिश्चित काल के लिए जो है उसे अपने पास रख लिए, मान लो तो उसे अपने पॉकेट में रख लिए, तो इसे ही पॉकेट वीटो कहा जाता है। पॉकेट वीटो किसे कहते हैं? कि ना तो अनुमति देंगे और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, उसे ही पॉकेट वीटो कहते हैं। तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, यानी भारत के इतिहास में एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट साथियों, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आर्टिकल है, आर्टिकल 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि यह अध्यादेश जारी राष्ट्रपति कब करते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, ये जो है संसद हो गया है, और आप यह भी जानेंगे कि संसद के 2 अंग होते हैं। वो अंग कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं। और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो साथियों, जब देश के अंदर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब सदन जो है अपने सत्र में नहीं होता है, या तो लोकसभा अपने सत्र में ना हो यानी लोकसभा काम नहीं कर रहा हो, या राज्यसभा जो है काम नहीं कर रहा हो, और उस समय राष्ट्रपति को यह लगे कि कोई कानून जो है देश में लागू होना चाहिए। साथियों, कानून बनता कहाँ है? तो कानून संसद में ही तो बनता है, और यही काम नहीं कर रहा है तो कानून कहाँ बनेगा? प्रश्न यह है कि कानून कहाँ बनेगा जब संसद ही काम नहीं कर रहा हो। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि जब संसद काम नहीं कर रहा है तो आप अध्यादेश जारी करके उस कानून को पूरे देश में लागू कर सकते हैं। तो यकीन है साथियों, आप अध्यादेश को जो है समझ गए होंगे कि अध्यादेश क्या है, इसे राष्ट्रपति कब जारी करते हैं। तो इसके लिए शर्त है कि संसद जब सत्र में नहीं होता है, संसद के जो सदन होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उस समय राष्ट्रपति किसी कानून को पूरे देश में लागू करने के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट,
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से प्रशासनिक मामलों पर सलाह ले सकते हैं। साथियों, परीक्षा वाला अक्सर यह प्रश्न पूछ लेता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से प्रशासनिक मामलों पर सलाह मांगते हैं, तो अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से प्रशासनिक मामलों पर सलाह ले सकते हैं। नोट में यह है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। यानी यदि राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट को हर हाल में राष्ट्रपति को सलाह देना होगा, लेकिन उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। साथियों, यह राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, जिसे एक एक कर मैंने आपको बता दिया है। अब इस क्लास पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको जो है दिए जा रहे हैं, जो कि ये हैं। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? उपराष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं, प्रधानमंत्री बुलाते हैं या लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं? यह आपको जो है कमेंट कर इसका आंसर बताना है, और इसका डिस्कशन जो है नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये भी आपका क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी पहला क्वेश्चन था संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं या लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसमें निहित होती है? यानी कौन लोकसभा भंग कर सकता है और किस आर्टिकल के तहत करता है, ये भी आपको बताना है कमेंट करके कि किस आर्टिकल के तहत कौन व्यक्ति इसमें है जो कि लोकसभा को भंग कर सकता है और किस आर्टिकल का प्रयोग करके जो है करता है। नेक्स्ट, साथियों, यह जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये पिछले क्लास में दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसका डिस्कशन जो है आज होने वाला है। यदि आपने इससे पिछली जो क्लास मॉडर्न हिस्ट्री का जो हुआ था, ये जो क्लास हुआ था साथियों आधुनिक इतिहास का, यदि आपने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार इस क्लास को जरूर देख लेंगे। यह क्लास आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और इसी में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए थे उसका डिस्कशन हम लोग अभी करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज का संबंध किससे है? तो सत्यशोधक समाज का संबंध ज्योतिबा राव फुले से है। सत्यशोधक समाज का संबंध किससे है? तो सत्यशोधक समाज का संबंध ज्योतिबा राव फुले से है। यदि हम ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी का संबंध रामकृष्ण मिशन से है। यदि हम ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का संबंध आर्य समाज से है। यदि हम ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय का संबंध ब्रह्म समाज से है। नेक्स्ट, गुलामगिरी पुस्तक का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, परीक्षा वाला अक्सर यह प्रश्न पूछ लिया करता है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा राव फुले हैं। यानी ज्योतिबा राव फुले से संबंधित दो प्रश्न थे, एक तो सत्यशोधक समाज और दूसरा गुलामगिरी पुस्तक। यदि हम ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, इन्होंने ही शिकागो में धार्मिक सम्मेलन में भाग लिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनकी एक प्रमुख पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक प्रमुख पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया करता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। यदि हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत जो है 1829 ईस्वी में किया था। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की जो है इस काम में मदद किए थे। नेक्स्ट, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे। साथियों, आज का क्लास हम लोगों का जो है यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अभी हम लोग रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति ही होते हैं।
अब राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। यानी राष्ट्रपति जो होते हैं देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं और यह देश के प्रथम नागरिक होते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 53 में भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इस बात की चर्चा की गई है। यानी भारत देश के अंदर कोई भी काम राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न होता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तथा 17वां संविधान संशोधन के द्वारा यानी 70 नंबर का जो संशोधन किया गया था उसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि पुडुचेरी और दिल्ली क्षेत्र के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक होते हैं, कितने अनुमोदक होते हैं। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, यह भी आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 55 में किसकी चर्चा की गई है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया की चर्चा की गई है कि किस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा की गई है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन यह अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि कोई दूसरा जीता हुआ उम्मीदवार राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं कर लेता है। नेक्स्ट, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा करने का अधिकार किसे है। तो सुप्रीम कोर्ट के है। और इसकी चर्चा जो है किस अनुच्छेद में की गई है। तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 71 में की गई है। अनुच्छेद 57 में हमें यह जानकारी मिलता है कि भारत में एक व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख पा रहे होंगे भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो नंबर 1 है कि आप भारत के नागरिक होनी चाहिए, 35 वर्ष की उम्र सीमा पूरी होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यताएं होनी चाहिए और चुनाव के समय लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के शर्त के बारे में बताया गया है। तो इनमें जो शर्त हैं वो ये हैं कि राष्ट्रपति को वेतन संसद के द्वारा जो निर्धारित किया जाएगा वही दिया जाएगा और राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 60 के तहत यह बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में राष्ट्रपति के पद पर जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी चुने गए हैं और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को शपथ किसने दिलाया था। तो NV रमना ने दिलाया था। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने दिलाया था। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 1, 2 का 4 यानी 124 में किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस आधार पर आप राष्ट्रपति पर लगा सकते हैं। तो वो उसका एकमात्र आधार है संविधान पर अतिक्रमण। यदि राष्ट्रपति संविधान पर अतिक्रमण करते हैं तो आप उन पर महाभियोग लगा सकते हैं। कंडीशन यह है कि आप 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देंगे। यदि महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे देते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और महाभियोग लगा करके आप राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 62 से राष्ट्रपति के पद रिक्त के विषय में जानकारी मिलती है कि किन किन स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। तो जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दें, त्यागपत्र किसने देते हैं। तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। जब त्यागपत्र दे देंगे तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। कार्यकाल के दौरान जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो रिक्त हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है किन्हें, उपराष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा देते हैं तो रिक्त हो जाता है। महाभियोग कितने दिन पहले लगता है। तो 14 दिन पहले लगता है। नेक्स्ट, ये अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति दी गई है और यह टोटल 5 तरह से क्षमा करते हैं। पहला क्षमा हो गया, दूसरा प्रविलंबन हो गया, तीसरा परिहार हो गया, चौथा लघुकरण और 5वां विराम।
नेक्स्ट, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो पावर दिया गया है, वीटो शक्ति दिया गया है। वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वीटो का शाब्दिक अर्थ रोकना होता है। भारत के राष्ट्रपति 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग करते हैं: अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। अब अध्यादेश जारी राष्ट्रपति कब करते हैं? तो जब संसद के सदन सत्र में नहीं होते हैं, काम नहीं कर रहे होते हैं, तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से प्रशासनिक मामलों पर सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए जो है बाध्य नहीं है। नेक्स्ट, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका भी आंसर आपको कमेंट कर बताना है। नेक्स्ट, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसमें निहित होती है? और यह किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि लोकसभा को भंग निम्न में से ये व्यक्ति कर सकते हैं? यह भी आपको जो है कमेंट कर बताना है और इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। साथियों, आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। साथियों, आप जो है यह क्लास आपको कैसा लगा यह कमेंट करके बताइएगा और इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी आपको बताना है। साथियों, इस क्लास में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ें और नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर जो द्रौपदी मुर्मू का जो सफ़र रहा है और इसकी क्या क्या विशेष बातें रही है इसके विषय में जानेंगे और 50 से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आप जो है यदि आपको यह वीडियो और हमारे जो कंटेंट हैं वो अच्छे लगे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।